नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। देश भर से कांग्रेस से दिग्गज पटना पहुंचे और चुनावी गहमागहमी के बीच संगठन की शक्ति बढ़ाने, चुनाव में पूरा दम लगाने के साथ पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडों पर भी चर्चा की। पार्टी पॉलिटिक्स के बाद साथी पॉलिटिक्स की बारी आई और सभी सहयोगी साथ आए, सत्ता में आने का रास्ता बनाए और विरोधियों पर बयानों के बाण भी चलाए। बाणों से विरोधियों को कितना नुकसान हुआ ये तो पता नहीं, पर मतदान को लेकर नुकसान पहुंचाने के 10 बहाने निकाल लिए गए हैं। वोट चोरी के आरोपों के साथ सूबे के सबसे बड़े एकमुश्त अति पिछड़े वोट बैंक को सपने दिखाए गए। 65% आरक्षण से लेकर शिक्षा, रोजगार, ठेकेदार, भूमिहीनों को जमीन और जमींदारी मानसिकता से सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों का उदाहरण बताकर भरोसा दिलाने की कोई कोताही नहीं हुई। तो करीब 36% अति पिछड़ा वोटर जिसे लुभाने के लिए सभी लालच दे रहे हैं, वो किसी के साथ क्यों जाएंगे ये तो वो तय करेंगे। लेकिन सौगातों की बम्पर बरसात के बाद ये सवाल तो पूछेंगे कि क्या पिछड़े ही बढ़ाएंगे महागठबंधन को आगे। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हमारे साथ जुड़ेंगे। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं। एलजेपीआर की ओर से रंजन सिंह जी हैं और कांग्रेस की ओर से मृणाल अनामय जी हैं। सबसे पहले मृणाल जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि बड़ा आयोजन रहा और बड़े आयोजन के बाद अति पिछड़ों को लुभाने के लिए 10 एजेंडों की बात हुई, उसे सार्वजनिक मंच से सभी ने स्वीकार करते हुए साझा किया। तो क्या लगता है कि इन 10 बातों से आप अति पिछड़ा समूह को लुभा पाएंगे, अपने साथ ला पाएंगे? क्योंकि प्रयास तो पहले से ही हो रहा है और वो प्रयास कांग्रेसी खेमे में विशेष रूप से नजर भी आ रहा है। नमस्कार, मैं तो बोलना चाहता हूँ दीपक जी, जो ये CWC का जो बैठक हुआ है वो बिहार में ऐतिहासिक बैठक हुआ है। ये स्वतंत्रता मिलने के बाद ये पहली बार बैठक हुई है जिसमें कि हमारे सदाकत आश्रम में जो बिहार का कार्यालय है बिहार प्रदेश का, उसमें जो बैठक हुई है देश के जितने भी हमारे CWC के नेता हैं वो उपस्थित हुए और उपस्थित होकर अपने विचारों को रखा, वो राजनीतिक हो या पार्टी से सृजन से संबंधित हो जी। अब आपका जो क्वेश्चन है कि जो ये 10 न्याय संकल्प लिया गया है कांग्रेस के द्वारा, ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जो है बहुत दिनों से अति पिछड़े दलित और OBC की लड़ाई लड़ती आ रही है, चाहे वो मुंगेरी लाल के ज़माना हो, चाहे बेसिकली कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू का ज़माना हो। उसी समय से कांग्रेस जो है हमेशा ध्यान देती आ रही है और हर एक व्यक्ति का हक है कि वो समाज में आगे आए, अपनी भागीदारी निभाए, समाज का निर्माण करे, तभी ये देश भी निर्माण होगा और ये बिहार प्रदेश भी आगे उत्थान की ओर बढ़ेगा। जिस प्रकार से ये जितने भी जो हमारे विपक्षी पार्टी हैं, जेडीयू और एलजेपी के भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए, हाँ पूरा एनडीए मान लीजिए, चलिए पूरा एनडीए खेमा जी, उनका बेसिकली ये चुनाव एजेंडा रहता है। हम लोग का चुनाव एजेंडा नहीं है, हम लोगों का एक अंतरात्मा से निकली हुई आवाज होती है जो कि अति पिछड़े और पिछड़े दलित और जो OBC समुदाय के लोग हैं उनको आगे लाना। राहुल जी ने देखा कि चलिए, तो ये न्याय संकल्प सूत्र अंतरात्मा की आवाज है और बिहार में अति पिछड़ा समाज काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसे आगे लाने के लिए ये 10 रास्ते अपनाए गए हैं। चलिए राजेश जी, गंभीर आरोप, सीधे तौर पर इसे इस तरह से समझा जाएगा कि नीतीश सरकार ने, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने अति पिछड़ा समाज के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए उन्हें बेहतर स्थिति में लाने के लिए अभी भी कांग्रेस के पास 10 कारण हैं। दीपक जी, एक दुष्यंत कुमार का पंक्ति है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। कांग्रेस का क्या स्थिति है बिहार में वो सब कोई जान रहा है। जो तेजस्वी यादव और लालू यादव परिवार जो है विगत 20-25 वर्षों से पिछलग्गू बना करके छोड़ दिया है, एक प्रकोष्ठ बना करके छोड़ दिया है, अच्छी बात है। 1940 में गया में हुआ था CWC का मीटिंग और उसके बाद 85 वर्षों के बाद बिहार में आया। देर से हुआ लेकिन किए, ये बताने के लिए
कि देखिए हम राजद से हम किस तरह से राजद को दाबने की कोशिश कर रहे हैं। विगत आप देख लिए हैं कि इस तरह से क्या गठबंधन का स्वरूप है। आज भी जो तेजस्वी यादव सपना में भी ये सोच रहे होंगे कि काश आज राहुल जी कम से कम हमको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता देते महागठबंधन के, लेकिन आज भी वो अब सो नहीं पाएंगे। बेचारे को अफसोस हुआ कि आज भी जो है राहुल जी उनको गठबंधन नहीं करें। ये निश्चय ये बिहार जो है लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतंत्र का जननी है और सबको ये आशा है, हर पार्टी को जो है अपना अधिकार है कि अपना पार्टी को अपना आधार दें। ये संगठन का मामला है, कांग्रेस का मामला है, अच्छा बात है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात क्या होता है कि आज जिस अति पिछड़ा की बात किया गया है, जो पिछड़ा के बात किया जाए, जो दलित के बात किया जा रहा है, और ये क्या होता है, जो भी आप आरजेडी के प्रवक्ता आते हैं तो कहते हैं कि 1990 के पहले क्या होता था, अति पिछड़ा दलित क्या घोड़ी पर बैठ सकता था, अति पिछड़ा क्या कोई काम सामाजिक काम क्या कर सकता। और यही कारण है कि वो लोग कहता है कि लालू यादव जो भ्रष्टाचार का मसीहा है, उनको कहता है कि सामाजिक मसीहा है। और ये क्या क्यों कांग्रेस के उस समय क्या है, तो क्या आज जो ये लगाया गया 10 बिंदु जो महागठबंधन की, क्या वो माफीनामा है? और ये नहीं सफा है कि ये दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन का नूरा कुश्ती है। और ये दिखा रहा है कि किस तरह से वोट अधिकार यात्रा में राहुल जी क्रेज लिए, उनको दाबने के लिए जो है तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को और पूरे महागठबंधन को छोड़कर अकेले किया। और उसके बाद जो फिर काउंटर अटैक में ये CWC का बैठक किया। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं अंदर खाने कुछ और खलबली है, बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है। मृणाल जी आएंगे आपके पास, एक एक प्रतिक्रिया हम सभी मेहमानों से पहले ले लेते हैं। आरजू जी, अगर आप सुन रहे हो राजेश जी की बातें तो हम चाहेंगे आप सीधे प्रतिक्रिया दें। अति पिछड़ा समाज के लिए कुछ किया नहीं गया है, तब तो इतना काम अभी आगे और करने की बात कही जा रही है। जिसका आप श्रेय लेते थे वो झूठा श्रेय लिया करते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बेचैनी तो है जनता दल यूनाइटेड के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि बार बार आदरणीय नीतीश कुमार जी आते हैं और जब जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं उनके मंच पे दिखाई देते हैं, उसके बाद बिहार में इलेक्शन है, बिहार की कोई बातें नहीं करते हैं। और ये बार बार जताने की कोशिश करते हैं कि बहुत हो गया, अब इधर उधर गए, अब कहीं जाने वाले नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अब कोई आपको जाने लायक छोड़ेगी नहीं। और इसलिए आप ब्लेम गेम हमारे ऊपर करते हैं। हमारा गठबंधन का स्वरूप तैयार है, बहुत कम दिनों के अंदर आपको अनाउंस हो जाएगा। चलिए, अति पिछड़े के सहारे सत्ता में आने की कोशिश, उस पर आरजू जी संक्षेप में, जल्दी समय कम है। मैं उसमें भी आ जाता हूं। ये बताइए ना, जब इस प्रदेश के एनडीए समर्थित सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अगर मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को धोया जाता है, तो इसे उपेक्षित कहेंगे या क्या कहेंगे? अगर उस पर काम हुआ होता तो क्या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को मंदिर जाने के बाद मंदिर को धोया जाता? अगर इन्होंने काम किया होता तो आज अगर इस प्रदेश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगर किसी मंदिर में जाना चाहते हैं और उस मंदिर में जाने से मनाही हो जाती है, तो क्या आपने पिछड़े वर्गों के लिए काम किया? ये तो सबसे बड़ा इतिहास है। नहीं, और वो कह रहे हैं आपने कुछ किया नहीं, आप कह रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब अब तक किसी ने अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, ये हम माने? नहीं, 4%, 8%, 18%, 14%, ये सब, और फिर महागठबंधन की सरकार में 65%, ये सब किसके वक्त में हुआ? ये क्या मुझे बताना होगा? 4% किसके वक्त में था, फिर 4 से 8 कैसे हुआ, 8 से 12, 12 से फिर 18 कब हुआ, और 18 के बाद 65 कब हुआ? ये क्या मुझे एविडेंस देने की जरूरत पड़ेगी क्या? ठीक है, आप जिस सरकार मतलब आप आरक्षण का श्रेय ले रहे हैं कि आपके शासन सत्ता में इस देश प्रदेश का मुख्यमंत्री मंदिर में जाता है तो मंदिर धो दिया जाता है। चलिए, इस बात को याद रखिएगा आरजू जी, हम लौटेंगे आपके पास और मृणाल जी के पास भी। तो इस विशेष टिप्पणी पर दोनों ने इस बात को रखा है और इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कभी अति पिछड़ों के सहारे सत्ता की कुंजी लिए घुमा फिरते थे, आज विधानसभा में उनकी मौजूदगी भी नहीं है। रंजन सिंह जी, क्या स्थिति थी, क्या स्थिति हो गई है और आगे क्या स्थिति होगी? क्योंकि विरोधी खेमा आपके विशेष रूप से, जिसके सहारे आप खड़े हैं बिहार की सियासत में, उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो चिंता सबसे ज्यादा एनडीए खेमे में भी क्या आपको हो रही है? देखिए दीपक जी, आपको नमस्कार और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का जो संबंध अभी इन दिनों विगत कुछ महीनों में दिखा है, एक तरफ अगर देखिए तो कांग्रेस पार्टी जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ, जिनकी सोच
ब्रिटेन से आती है, जिसके एजेंडा ब्रिटेन से चलता है। जब भारत के बाहर जाते हैं राहुल गांधी जी, तो वहाँ भारत टुकड़े गैंग के साथ मसौदा तैयार करते हैं, उस मसौदा को हिंदुस्तान में लाकर अपनी एजेंडा चलाते हैं। सोचने का विषय है दीपक जी कि आखिर ये सत्ता में रहे, जब भी रहे बिहार में सबसे ज़्यादा दिन तक सत्ता में रहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, और 15 साल राष्ट्रीय जनता दल को भी मौका मिला है। जो 20 साल नीतीश कुमार को भी मौका मिला, उसको जोड़ के आगे बढ़िए ना। दीपक भाई मैं बता रहा हूं जी, जब चूंकि मसौदा इन्होंने तैयार किया ना, आज लॉलीपॉप चुनाव में ये देने की कोशिश कर रहे हैं अति पिछड़ा वोट बैंक के पीछे। जो वोट बैंक का मौजूदा ये दम भरते थे सांप्रदायिकता और जातीयता का, जो दम भरने वाले एमवाई समीकरण तथा कथित जो विश्व में फेमस है, बताइए उस मुस्लिम के साथ और उस यादव के साथ इन्होंने कितना न्याय किया है। 2005 में हमारे तत्कालीन उस समय के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब जीवित थे, तो उस समय में हम लोगों ने अल्पसंख्यक को नेतृत्व देने की बात किया। हमने कहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कि आप साथ आइए और अल्पसंख्यक को नेतृत्व दीजिए, लेकिन उन्होंने पीछे अपना हाथ को खींच लिया। आप जरा सोचिए कि जिस समय उनको नेतृत्व देने की जरूरत होती है, और वो तो छोड़ दीजिए, ये तो संवैधानिक पद है, जो इनके पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का पद इनको अल्पसंख्यक को देना है था, तो ये अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए, इंपोर्टेड नेता को ये प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। जरा सोचिए, ये तो खैर उनका निजी विषय है, हम उसमें संगठनात्मक तौर पे नहीं जाएंगे। नहीं आरजू भाई, हम संगठनात्मक प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे, हम नहीं उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आरजू जी, आपने जानकारी दे दी, ये सुधार कर रहे हैं, ठीक है। और सांप्रदायिकता को ठगने का काम आपने किया है, पहले उसका हिसाब कर लीजिए। अति पिछड़ा को न्याय तो मोदी सरकार ने दिया है, आ रहे हैं आरजू जी, आएंगे, दिया है आएंगे को, बात पूरी हो जाने दीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने लीडर बनाया है, हम लोगों ने नेतृत्व करने का मौका दिया है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा समाज में रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने सर्व समाज के उत्थान के लिए काम किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। आधी आबादी के लिए आपका क्या मानसिकता था? आप लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल फाड़ देते थे संसद के पटल पे, आपने विरोध किया। आदिवासी महिला के राष्ट्रपति पर आपने विरोध किया। आपने जब आपको मौका मिला अति पिछड़ा दलित और आदिवासी समुदाय को, तो आपने कहीं भी जलील करने से पीछे नहीं हटे हैं। तो ये इनकी मानसिकता असली चरित्र है, जो चरित्र गाहे बगाहे इनको दिखता रहता है। हालांकि उनका निजी विषय था अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को ना बनाना, लेकिन ये कहीं ना पहले बने हैं, ये आरजू जी कह रहे हैं। नेतृत्व के मानसिकता को दीपक भाई दर्शाता है। चलिए, नेतृत्व के मानसिकता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आरजू जी जल्दी से। देखिए, इनको मुद्दों पे नहीं बात करता है, मुद्दों से डाइवर्ट करता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की पोजीशन पे इनको पता है, और राजपूत भी हमारा रह चुका है प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ा भी रह चुका है, गरीब वंचित शोषित तबके का भी रह चुका है, मुन्नी रजक कपड़े धोने वाली भी रह चुकी। ये कौन से मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं? हमने विधान परिषद भेजा है, कारी सुहेब जैसे पसमानदा समाज को भी हमने एमएलसी बनाया है। तो ये बात न पहले पूछे ना, सीएम चेहरा बन रहे हैं कि नहीं तेजस्वी जी? नहीं, किसी अति पिछड़े को बनाएंगे ना, क्यों बन रहे हैं तेजस्वी जी? अरे आप रंजन जी, जी कोई अति पिछड़ा बने ना, थोड़ा सा हमको बता। आप तेजस्वी जी की पैरवी क्यों कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं ना कि नहीं, तेजस्वी जी की पैरवी मैं नहीं कर रहा हूँ। अति पिछड़ा के नेतृत्व देना या अल्पसंख्यक का नेतृत्व देने का जब इनको मौका हुआ तो दिए नहीं। चलिए, जब मौका था तब दिए नहीं। आरजू जी बताइए, आखिर में ये किस पार्टी के प्रवक्ता है? थोड़ा दीपक जी मुझे बता दीजिए, आप इनको थोड़ा सा बता दीजिए। रंजन सिंह जी हैं एलजेपी-आर से। अरे ये इन एलजेपी आप तो खुद वंचित, ये तो खुद परेशान है, प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी से। इन्हीं के न थे आदरणीय पशुपति पारस चचा, जिनको अभी गर्दनिया पासपोर्ट देकर हटा दिया, वो हमारे गठबंधन का हिस्सा बन गए। आप इसका चिंता क्यों करते हैं? आप इसका चिंता कीजिए कि आजादी के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यहाँ बैठक हुआ है, खलबली आपके यहाँ मच रहा है। पहले आप देख लीजिए, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को जवाब दीजिए। ठीक है आरजू जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। रंजन जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। रोहिणी आचार्य जी को जवाब दीजिए। लौटेंगे रंजन जी। ठीक है आरजू जी, हम आ रहे हैं। ठीक है रंजन जी, हम आ रहे हैं, हम आएंगे आपके पास, फिर से आएंगे। हम राजेश जी से जान लेते हैं। एक तो आप अपने आ रहे हैं आरजू जी, आपको समय देंगे।
आरजू जी जो कह रहे थे उस पर भी अपनी आप कुछ टीका टिप्पणी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख करें कि अति पिछड़ों के विषय पर हम सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाब संगठन को लेकर आ रहा है, विरोधी खेमे में किस तरह की खलबली मची है उस पर आ रहा है। आप अपने उपलब्धियों का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ है ही नहीं? देखिए दीपक जी, आरजेडी और खासकर लालू यादव के परिवार को और लालू यादव जी को तो अति पिछड़ों पर कर्पूरी जी जो देश रत्न भारत रत्न है उन पर बोलने का तो अधिकार ही नहीं है। उनको तो बजाबता आपका चिट्ठी है कि जब चिट्ठी कर्पूरी जी का जब पीपीए भेज रहे थे तो गाड़ी के तक कहीं दो बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं और आपके पास गाड़ी नहीं है। हकीकत क्या है, बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अति पिछड़ों को लेकर के काम किया है, आज कर्पूरी छात्रावास पूरे बिहार में है और ये लोग तो सिर्फ अति पिछड़ा को ठगने वाले काम करते हैं, अति पिछड़ा को बोलने वाले काम करते हैं। इनके समाज की अगर बात कर रहे हैं तो आप बता दीजिए, ये कह रहे हैं जो अब्दुल बारी सिद्दीकी को जिस दिन लेकर जारी हुआ था चुनाव का, अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधान परिषद के एमएलसी बनाया गया और वही जो हरियाणा का जो एक है संजय यादव उनको राज्यसभा भेजा जाए, उच्च सदन भेजा चलिए ठीक है, ये कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं आरजू जी आप? हकीकत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों के लिए काम किया है। ये सिर्फ जो है चुनाव में। चलिए ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मृणाल जी से हम पूछेंगे जी, वोट लेने के लिए ठीक है, पिछड़ों को ही हो गया राजेश जी हो गया, आरजू जी राजेश जी हो गया ना, राजेश जी ठीक है, हो गया आरजू जी, आप सलाह दे रहे हैं इन्हें मुद्दे पर बात करने की और आप खुद व्यक्तिगत विषयों को उठा रहे हैं, आप भी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, हो गया आरजू जी, हो गया, चलिए वो चुनाव में लगेगा ना, ठीक है हो गया राजेश जी, हो गया आरजू जी, हो गया। मृणाल जी, एक नाम का आपने उल्लेख किया था, मुंगेरी लाल आयोग गठित किया गया था और शायद मुझे नहीं पता उसी आयोग की जो स्थिति हुई या जो गति हुई, दुर्गति हुई कह लें, उसके बाद कहा जाने लगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। शायद ये मैं कह रहा हूं क्योंकि उससे पहले ये कहावत रहा हो या नहीं उसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। मुंगेरी लाल आयोग के जो गति या दुर्गति हुई उसके बाद ये कहावत बहुत सटीक बैठती है। तो आप उस आयोग का उल्लेख कर रहे हैं और उस आयोग के नाम पर एक कहावत चल रहा है जो ये बताता है कि जो सपने दिखाए जाते हैं वो चरितार्थ नहीं होते, उसे पूरा किया जाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आयोग आप ही का था और वो क्या हुआ आप ही बताएंगे। नहीं, ऐसा है दीपक जी कि सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र जो हैं यहाँ पर बैठे हुए जेडीयू के प्रवक्ता जी, इन्होंने कई हम लोगों पर आरोप लगाए, व्यक्ति विशेष को लेकर की गई टिप्पणियों को नहीं, ये हमारे पार्टी पर इन्होंने आरोप लगाया। पार्टी पर बोलिए। हाँ, इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है उनका संगठन मजबूत नहीं है, तो संगठन मजबूत नहीं है तो महागठबंधन में रहकर इनको मात्र 10,000 वोट से इन्होंने सरकार बनाया पिछले विधानसभा में। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस का अपना सृजन नहीं है पार्टी का, तो आप देख रहे होंगे कि अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस ने दलित वर्ग से आने वाले हमारे श्री राजेश कुमार राम जी को अध्यक्ष बनाया। अब बात आप बोल रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये न्याय संकल्प जो आप 10 लेकर आए हैं, तो बेसिकली हमें ये नहीं मालूम है कि उसके लिए फिट बैठता है, लेकिन मुंगेरी लाल जी ने जिस प्रकार से मुंगेरी लाल आयोग का जो हुआ उसके आधार पर तो उस आयोग पर फिट बैठता है, ये कह सकते हैं। नहीं, आयोग तो हम लोगों ने लाने का बहुत कोशिश किया। अब मान लिया जाए कि उस आयोग को हम लोगों ने पारित भी करवाया और ओबीसी को उसमें एस्टेब्लिश भी करवाया उस आरक्षण के दायरे में जी। और दूसरी बात कि अब हम लोग का मेन मुद्दा जो है 10 संकल्प हम लोग लेके आए हैं कि अति पिछड़े और दलितों को जिस प्रकार से हम लोग को भागीदारी निभानी थी, ये मनोवादी सोच के लोग जो अभी इन्होंने कहा कि घोड़ी चढ़ने पर रोकते थे, फलाना चीज पर रोकते थे दलितों को चढ़ने पर, तो ये कौन करता था? ये तो मनोवादी करते थे जिसका ये संरक्षक सार्वजनिक मंच पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक जानकारी ये भी है कि जिस मंडल
आयोग के रिपोर्ट को आप लेकर एनडीए या बीजेपी को कोसते रहते हैं। जो मुंगेरी लाल आयोग की कई सिफारिशें थी, मंडल आयोग ने भी उन्हीं सिफारिशों को आगे बढ़ाने की पैरवी की थी, तो दोनों करीब करीब एक रास्ते पर चल रहे थे। तो एक क्योंकि उनका गठित आयोग था इसलिए वो दुर्भावनापूर्ण हो गया है, एक आपका गठित आयोग था, आपके सहयोगियों का गठित आयोग था, तो वो सद्भावनापूर्ण हो गया था। ऐसा बात नहीं है, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है कि अति पिछड़े और दलितों का उद्धार हो और समाज। चलिए, ये बड़ी बात कह दी आपने। ये लक्ष्य दोनों का एक है, लेकिन उस लक्ष्य को साधने की कोशिश INDI अलायंस खेमा कर रहा है। जल्दी जल्दी हम चाहेंगे राजेश जी और रंजन जी अपनी प्रतिक्रिया दें। आप अति पिछड़ों से दूर छिटक जाएंगे इस न्याय संकल्प 10 सूत्र के सहारे। रंजन जी शुरू कीजिए। देखिए दीपक भाई, इनको मौका मिला, जरा सोचिए, आजादी से लेकर 1989 तक कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही बिहार में, कुछ महीनों को छोड़ दीजिए, कुछ साल को तो मतलब लगभग कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। ये 10 काम ऐसे बता दे जो अति पिछड़ा समाज के लिए इन्होंने किया हो, उसके उत्थान के लिए। गोली बिसरी बातें जाने दीजिए, अब ये कह रहे हैं कि ये करेंगे आगे। एक मिनट, जमींदारी प्रथा को आपने क्या खत्म किया? आप लोगों ने तो आरक्षण विरोधी है, आप लोग आरक्षण विरोधी है, 65% कह रहे हैं, आप आरक्षण विरोधी है। उन्होंने अति पिछड़ों के लिए बहुत काम किया। अब अति पिछड़ा आपको याद आ रहा है चुनाव के समय में? ऐसा कुछ नहीं है, गलती सुधारेंगे ना। चलिए ठीक है, अंतर राजेश जी जल्दी से जरा सुनिए ना, आपको आपने शासित प्रदेशों में पहले लागू तो कर दी। चलिए ठीक है राजेश जी, कहीं आप पिछड़ तो नहीं जाएंगे अति पिछड़ों को लुभाने में? अरे ये तो पूरा बिहार के जनता जा रहा है। अब चुनाव 10 दिन में आचार संहिता लगता है, इनका अंतरात्मा जगता है। हे भगवान, पहले इन लोगों का पहले जागता तो सत्ता से बेदखल नहीं होते। अब चलिए अच्छा है, जाग तो गया। जान रहा है, आप ये देखिए कि अगर आपकी अंतरात्मा नहीं जागी तो आप सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, इस बात का डर नहीं है। यही है कि ये पूरा बिहार का पिछड़ा और पूरे दलित जान रहा है कि चलिए आप आश्वस्त हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ है। 100% जल्दी से आरजू जी आपकी टिप्पणी। कि इन लोगों को इस बार सत्ता जो पूरे बिहार का ठीक है, पिछड़ा, पूरे बिहार का पिछड़ा अति पिछड़ा दलित जान रहा है कि अगर वो कथा कहने जाते हैं तो उनके बाल का मुंडन करवाया जाता है, उनके उस चेहरे के ऊपर पेशाब किया जाता है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो 20 साल से सत्ता में है, इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आप ये याद रखिए, उसके बाद आगे बोलिए जी। मैं वही कह रहा हूँ, वो अभी कुछ दिन पहले कहे हैं पंडित जी लोगों के बारे में, वो क्या कहे हैं वो पूरे सोशल मीडिया पे दौड़ रहा, कुछ आके देख लीजिए। तो यही तो किया है 20 सालों से आपने, और 11 सालों से। वो लोग समझ रहे हैं राजेश जी, वो लोग समझ रहे हैं। राष्ट्रपति मंदिर में नहीं जा सकता है, ठीक है। दलितों का नरसंहार करने वाला के पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है। चलिए एक टिप्पणी रह गई थी, क्योंकि बिहार है तो बिहार के लिए नरसंहार वाला विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए ठीक है, ये जोरदार लड़ाई है क्योंकि एक बड़े वोट बैंक के लिए ये लड़ाई है। मृणाल जी, देखिए नहीं, सामाजिक संघर्ष को भी अगर नियंत्रित करने में सत्ता कामयाब नहीं है तो ये सत्ता की विफलता मानी जाएगी। हजारों लोग बेघर हो गए, परिवार बिखर गया, कई सैकड़ों लोग मार दिए गए और उसमें सरकार की कोई सकारात्मक भूमिका नहीं रही। कोर्ट में केस सालों चलते रहे और आरोपी निकल गए। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। नहीं, इसके लिए आप जिसको दोष दें, इसके लिए कोई खुद को दोषी नहीं बताएगा। दीपक जी, जिस प्रकार से मनोवादियों के द्वारा इन अति पिछड़ों और पिछड़ों को दबाया जाता था, तो वो सामाजिक समरूपता लाने के लिए, चलिए ठीक है, ये एक बड़े वोट बैंक के लिए बड़ी कोशिश है। कोशिश कितनी कामयाब होगी ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए समय अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, राजेश तिवारी जी, रंजन से जी और मृणाल आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय खत्म हो गया, तो ये लड़ाई चलती रहेगी। अगले एपिसोड में हम एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।